से परिवर्तन याद कर किसी का एक किस्सा। राधे राधे सभी को। आज के व्लॉग में और आज मॉर्निंग का मैंने वीडियो जब मैं उठी थी 4 बजे उस टाइम का वीडियो मैंने शूट नहीं किया। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। बहुत प्यारी सी मॉर्निंग, हर दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से होती है, उसको बेहतर कीजिए और अपने गोल्स अचीव के प्रति आप एक रुतबा एक जुनून रखिए कि मुझे हर हाल में जीना है, हर हाल में करना है। उस गोल को पाने के लिए मैं हर हाल में मेहनत करूँगा, चाहे मेरी सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे मेरे घर के हालात कैसे भी हो, चाहे मेरी खुद का स्वास्थ्य नॉर्मल चल रहा हो, अच्छा ना हो, तो आप ज़्यादा भी नहीं तो आप मिनिमम 1 घंटे ही पढ़िए। मतलब आप एक चैप्टर ही कंप्लीट कीजिए सारे दिन में धीरे धीरे, पर आप बेशर्त क्योंकि कीजिए। ये ज़माना है ना, ये रिज़ल्ट देखता है, कोई नहीं देखता। अगर आपने 1 नंबर से भी रह गए ना तो ही पूरा ज़माना आपके पीछे लग जाएगा, क्या ही पढ़ा, बस ऐसे ही मौज मस्ती की। इसलिए इनको रिज़ल्ट दिखाना है तो हमें कुछ बेहतर करना होगा और बेहतर करने के लिए हमें हर दिन चलना पड़ेगा। बस चलते रहो, एक ना एक दिन हमें कामयाबी की राह ज़रूर मिलेगी। तो आज की मैंने सुबह नानक क्लासेज करंट ले ली थी और मैंने डेली की भांति ही मैं नानक क्लासेज के नोट्स बना लेती हूँ और शुरुआत हो जाती हैं, अपडेट हो जाते हैं तो करंट ले लेते हैं। और इसमें क्योंकि इसका बेनिफिट ये भी है, इसमें वाउचर योजना वगैरह, इसमें कोई भी योजना वगैरह आती है तो उसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, तो बहुत अच्छी लगती है। इस वजह से मैंने करंट डेली लेती हूँ। और उसके बाद मैं गई थी नहाने। इसके बाद आने वाली है आपकी अधिगम की क्लास। तो आज का टॉपिक है साइकोलॉजी में अधिगम। सीखना व्यवहार में वांछित परिवर्तन होता है। हिलगार्ड की पुस्तक थ्योरीज ऑफ लर्निंग, स्मिथ की पुस्तक साइकोलॉजी इन टीचिंग। सोपान कौन कौन से हैं? अधिगम के सोपान हैं आवश्यकता, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा को प्रेरक कहते हैं, लक्ष्य, उद्देश्य, तत्परता, बाधा भी कहते हैं, वातावरण, अनुक्रिया, समायोजन, परिणाम, स्थायीकरण। ये इनके क्या है? सोपान है अधिगम के। फिर अधिगम के परिणाम है व्यवहार में सुधार, ज्ञानात्मक, भावात्मक, लक्ष्यों की प्राप्ति, वृद्धि, विकास, जीवन लक्ष्य प्राप्ति, सर्वोत्तम विकास। और अधिगम की परिभाषाएं हैं। वुडवर्थ ने कौन सी परिभाषा दी? सीखना विकास की प्रोसेस है, यानी कि प्रक्रिया है। क्रो ने कहा आदत, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या है? अधिगम है। गेट्स व अन्य ने क्या कहा? प्रशिक्षण प्लस अनुभव ही क्या है? प्रशिक्षण के साथ अनुभव ही परिवर्तन अधिगम है। स्किनर ने कहा उत्तरोत्तर सामंजस्य ही अधिगम है। गिलफोर्ड ने कहा व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। पील ने कहा परिवर्तन ही अधिगम है। पावलोव ने आदत निर्माण को अधिगम माना। तो ये शॉर्ट है, शॉर्ट भाषा में लिखी हुई है परिभाषा, 3 से 4 वर्ड इनको कनेक्ट करके और बिल्कुल शॉर्ट लिखा हुआ है, तो आप इससे इनको पढ़ सकते हो। जैसे वुडवर्थ सीखना विकास की प्रोसेस मानते हैं, क्रो आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति को अधिगम मानते हैं, गेट्स वन ने प्रशिक्षण व अनुभव को, और स्किनर उत्तरोत्तर सामंजस्य को, गिलफोर्ड व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन है, परिवर्तन ही अधिगम है। तो पिल पैसे परिवर्तन याद कर सकते हो। पावलोव आदत निर्माण को। उसके बाद आता है दृष्टिकोण कौन कौन से अधिगम के? तो अधिगम के दृष्टिकोण है व्यवहारवादी, व्यवहार में परिवर्तन, वातावरण से सीखना व्यवहारवादी है। गेस्टाल्टवादी अधिगम संपूर्ण प्रतिक्रिया को मानते हैं। हार्मिक के हैं प्रवर्तक कौन है? मैकडूगल, जो अधिगम को लक्ष्य केंद्रित रूप में मानते हैं। क्षेत्रीय में प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक को मानते हैं और प्रयत्न व भूल सीखना ही अधिगम मानते हैं। अब आती है प्रकृति विशेषताएं। अधिगम की प्रकृति या विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो अधिगम जो है निरंतर प्रक्रिया है और जीवन पर्यंत चलता है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम सार्वभौमिक होता है, सार्वभौमिक यानी सभी जगह होता है। अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है। अधिगम पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। मेस्लो ने बल दिया है। सक्रिय प्रक्रिया है अधिगम, रचनात्मक प्रक्रिया है, विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, उद्दीपन व अनुक्रिया दोनों है अधिगम, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक है अधिगम, समायोजन की प्रक्रिया है अधिगम, समस्या समाधान की प्रोसेस है अधिगम, अधिगम स्थानांतरण है, प्रक्रिया है न कि परिमाण है,
अनुमानक प्रक्रिया है, निष्पादन से भिन्न है अधिगम, अनुभव का संगठन है अधिगम, अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है अधिगम। प्रभावित करने वाले कारक पूछें तो व्यक्तिगत कारक में आते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को स्किनर ने सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग कहा, स्टीफेंस ने शिक्षक में सबसे अधिक प्रेरणा इम्पोर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है। और इच्छा शक्ति, तो प्रभावित करने वाले कारक में फर्स्ट आती है अभिप्रेरणा, उसके बाद होती है इच्छा शक्ति, विल पावर। फिर स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भी इम्पोर्टेंट होता है प्रभावित करने वालों कारकों में। स्वास्थ्य को इम्पोर्टेंट माना अरस्तु। अरस्तु कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। परिपक्वता होती है उसके बाद में, पहली पे अभिप्रेरणा, फिर उसके बाद इच्छा शक्ति, फिर स्वास्थ्य, फिर परिपक्वता। परिपक्वता जो होती है जीवन के चक्र समूचे प्रभाव को प्रभावित करती है। अब आते हैं अधिगम और परिपक्वता में क्या डिफरेंस है दोनों में। अधिगम जो होता है वो वातावरण पर आधारित होता है, परिपक्वता वंशानुक्रम पर आधारित होती है। और अधिगम जो है नियोजित होता है, परिपक्वता स्वचालित है, अपने आप चलती है। अधिगम निरंतर होता है, जबकि परिपक्वता 20 से 25 वर्ष 30 तक चलती है। और अधिगम जो होता है अभ्यास से हम किसी भी चीज़ को सीखा जा सकता है। और परिपक्वता में ऐसा आवश्यक नहीं है, वो अपने आप होगा। अधिगम जो है अभिप्रेरणा से भी प्रभावित होता है और इसमें अभिप्रेरणा वर्क नहीं करती नहीं। तो अधिगम व्यक्तिगत होता है, परिपक्वता सामान्य होती है। अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों होता है। अधिगम मानसिक व मनोवैज्ञानिक होता है, जबकि परिपक्वता शारीरिक होती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। प्रभावित करने वाले कारकों में कौन कौन थे, एक तो अभिप्रेरणा हो गई, दूसरी हो गई इच्छा शक्ति विल पावर, तीसरी फर्स्ट नंबर पे अभिप्रेरणा, इच्छा शक्ति, स्वास्थ्य हो गया, परिपक्वता हो गई। फिर आएगा स्मृति भी अधिगम को प्रभावित करती हैं। फिर रुचि, हमारा इंटरेस्ट कितना है, महत्वाकांक्षा जिसको कहते हैं, स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है। भोजन, औषधियाँ, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, ध्यान भी प्रभावित करता है अधिगम को, थकान और जीवन के उद्देश्य से। तो ये सब क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब आएगा शिक्षक संबंधी कारक कौन कौन से हैं। तो विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, जब बच्चों को टीचर पढ़ा रहा है तो उसका प्रस्तुतिकरण जो है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। निपुणता, उसमें कितना कौशल है, उसका स्किल्स कितने डेवलप हैं। फिर अधिकार, निपुणता या अधिकार। फिर व्यक्तित्व का व्यवहार, उसका व्यवहार, बोलने का जरिया कैसा है, समझाने का जो जज्बा है वो कैसा है, किस प्रकार से बच्चों को समझा पाते हैं। कौशल मतलब स्किल्स कौन सी हैं, कौन कौन सी स्किल्स को बता रहे हैं, या बस एकदम से बस किताब उठाई और पढ़ा दिया, ऐसे नहीं, उनको समझ में भी आना चाहिए बच्चों को, एक बार नहीं तो दूसरी बार समझें। और मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है। तो कौन कौन से हुए शिक्षक संबंधी कारक, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, निपुणता, व्यक्तित्व, व्यवहार, विधि, कौशल, मानसिक स्वास्थ्य। फिर आता है कार्य संबंधी कारक, कार्य की लंबाई, कार्य की जो लंबाई है वो भी जितना इम्पोर्टेंट, मतलब जितना लंबा पार्ट होगा उसको हम उतने ही बोरिंग होंगे। तो उसमें छोटे छोटे पार्टों में पढ़ाई, उसको उपयोगिता कितनी है उस पार्ट की, रोचकता उसमें कितनी इंटरेस्टिंग है, कठिनाई भी उसको प्रभावित करती है और समानता भी उसको प्रभावित करती है। फिर आता है वातावरण संबंधी कारक, भौतिक जो है, भौतिक वातावरण संबंधी कारक में आता है जलवायु, शोर, ये सब प्रभावित करते हैं। सामाजिक में परिवार हो गया, समाज हो गया, विद्यालय हो गए, दोस्त हो गए। फिर सांस्कृतिक में रीति रिवाज, परंपराएं, शिक्षा, ये सब प्रभावित करती है। फिर आता है विधि संबंधी कारक, तो करके सीखना, अभ्यास से सीखना, या किसी के निर्देशन में इनका ज्ञान, सीखने का समय और परीक्षा, सक्रिय प्रयत्न। फिर आते हैं इसके संगठन कारक कौन कौन से हैं। तो समय सारणी, अध्यापक छात्र प्रतियोगिता, पुरस्कार व दंड, लोकतांत्रिक संगठन, निर्देशन, संबंध। सामाजिक कारक कौन कौन से हैं, विद्यालय समूह हैं, ये सामाजिक कारक में आते हैं, विद्यालय समूह। अब आते हैं अधिगम के नियम को। एक अमेरिका के हैं, तो थॉर्नडाइक ने दिए, प्रतिपादक हैं अधिगम के नियम के प्रतिपादक थॉर्नडाइक। इनकी पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान, 1913 में। 3 इन्होंने मुख्य नियम दिए और 5 गौण नियमों का प्रतिपादन किया। मुख्य नियम कौन कौन से दिए, तत्परता का नियम, जिसे वुडवर्थ ने मानसिक तैयारी का नियम कहा। जिस प्रकार घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं पर पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, तो इसे कहते हैं तत्परता का नियम। ये पहला मुख्य नियम है। दूसरा है अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम में 2 इसके पार्ट है, उपयोग का नियम यानी कि बार बार दोहराना, और अनुपयोग का नियम
विस्मरण करना, बुरी आदतें छोड़ना। भाव का नियम, संतोष प्रभाव कह दो, संतोष परिणाम या प्रसन्नता, इसे दुख का नियम भी कहते हैं। दुख का नियम किसे कहते हैं? प्रभाव का नियम को। तो कार्य करने के बाद संतुष्टि हो तो उसे सीख लिया जाता है, अन्यथा नहीं। ये 3 नियम हैं। 3 कौन कौन से नियम है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ये 3 मुख्य नियम हैं। फिर 5 है गौण नियम। 5वें गौण नियमों में प्रथम है बहु प्रतिक्रिया का नियम, अनेक क्रियाएं करते हुए सीखना। बहु प्रतिक्रियाएं, बहु यानी कि अनेक क्रियाओं को करते हुए सीखा जाता है। इसमें आंशिक क्रिया, छोटे छोटे पार्टों में सीखना, छोटे छोटे भाग में सीखना। मनोवृत्ति का नियम, सीखना पॉजिटिव पर डिपेंड होता है। आप जितने पॉजिटिव रहोगे उतना अच्छा आपकी मनोवृत्ति रहेगी, उतना अधिक सीख पाओगे। आत्मीकरण का नियम, पूर्व ज्ञान से रिलेटेड करके सीखना। साहचर्य परिवर्तन, एक परिस्थिति के व्यवहार को दूसरी में दोहराना। अब आते हैं अधिगम के उपागम किसने दिए? फेरेंस मार्टन ने। फेरेंस मार्टन ने दिए। और कितने कितने उपागम फेरेंस मार्टन ने दिए? तो तल उपागम, नितल उपागम और कार्यनीति उपागम। अधिगम के कौन कौन से सिद्धांत हैं? अधिगम के सिद्धांत हैं व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानवादी सिद्धांत, निर्मितवादी सिद्धांत। तो व्यवहारवादी अवधारणाओं में यानी कि सिद्धांत में कौन कौन से आते हैं, इसकी विशेषता क्या है? तो व्यवहारवादी अवधारणा की विशेषताएं हैं उद्दीपक, अनुक्रिया, दोनों में क्या पाया जाता है? संबंध। वातावरण पर बल देते हैं, वस्तुनिष्ठ वस्तुगत अध्ययन में विश्वास करते हैं। मुख्य विधि है अनुबंधन होता है इसमें। साहचर्य विषमता, समय स्थान की निकटता होती है। अनुभव प्लस अनुभव के साथ साथ प्रशिक्षण पर भी बल दिया जाता है। इसकी लिमिटेशन यानी कि सीमाएं कौन कौन सी हैं? तो मानव की तुलना मशीन से की, जो कि क्या है? गलत है। चिंतन कार्य मात्र व्यक्ति प्रत्यक्ष व्यवहार के संदर्भ में बात की। संरचनात्मक वंशानुगत की अवहेलना की इन्होंने। व्यवहारवादियों ने व्यवहार को केवल अर्जित माना, भी एक पक्षी इनका क्या है? एक प्रकार से दोष है। अब आती है व्यवहारवादी विचारधारा के समर्थक कौन कौन हैं? तो पहले समर्थक हैं कौन है? वाटसन, स्किनर, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, मैक्डूगल, पोलेंस्की, क्लार्क हल, पावलोव, गुथ्री, पिल्सवल्ले। सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने प्रयास त्रुटि का सिद्धांत दिया, पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया, क्लार्क हल ने प्रबलन का सिद्धांत दिया, स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया, गुथ्री ने समीपता का सिद्धांत दिया, मिलर का सिद्धांत। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत का किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं, योजनवाद का सिद्धांत कहते हैं, आवृत्ति का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत, हर्ष व दुख का सिद्धांत, परिश्रम व धैर्य का सिद्धांत, SR सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। थॉर्नडाइक, सीखना संबंध स्थापित करना होता है। सीखना संबंध स्थापित करना। भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया इन्होंने। प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक, अमेरिका के हैं। 1898 में इनकी पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंस। यह सिद्धांत किस में है? एनिमल इंटेलिजेंस में है। 10 दिन तक प्रयोग किया। उद्दीपन था मछली का टुकड़ा। चरण क्या थे? प्रयास करना, असफल होना, पुनः प्रयास करना। उपयोगिता क्या क्या है? मंदबुद्धि बालकों के लिए, प्रेरणा पर बल, सरल से कठिन की ओर, धैर्य, परिश्रम के गुणों का विकास, गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र के लिए उपयोगी, करो व सीखो पर बल, स्व अधिगम पर बल, ड्राइविंग, टेनिस सीखने में उपयोगी, परिश्रम के प्रति आशा, अभ्यास पर आधारित। दोष कौन कौन से हैं? व्यर्थ के प्रयत्नों पर बल, यांत्रिकता पर बल, यांत्रिकता यानी मशीनी पर बल, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अनुपयोगी, अंतर्दृष्टि का अभाव, बाह्य पुनर्बलन पर बल, गति अनियमित, चिंतन का स्थान नहीं। चिंतन यानी सोचने समझने का कोई स्थान नहीं, बस अभ्यास करते रहो। तत्व, इनके तत्व में प्रेरणा, बाधा, निरर्थक, प्रतिक्रिया, व्यर्थ अनुक्रिया को दूर करना और सफलता पाना। यानी कि पहले प्रेरणा मिलेगी, उसमें बाधा आएगी,
फिर उसमें निरर्थक प्रतिक्रियाएं हो ही गई, फिर व्यर्थ अनुक्रियाओं को दूर करने, सही अनुक्रिया की स्थापना कर और लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। ये इसका ही छठा घटक। इनके जो तत्व हैं, तो पहला तत्व है प्रेरणा, फिर बाधा, निरर्थक प्रतिक्रिया, व्यर्थ अनुक्रिया को दूर करना, सफलता, सही अनुक्रिया की स्थापना कर लक्ष्य की प्राप्ति करना। फिर इसी सिद्धांत पर प्रयोग किसने किया? लॉयड मॉर्गन ने किया कुत्ते पर, और मैकडूगल ने किया चूहे पर। कौन से सिद्धांत पर? थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर ही लॉयड मॉर्गन ने कुत्ते पर किया, मैकडूगल ने चूहे पर किया। इंदिरा प्रियदर्शनी योजना का नाम चेंज करके अब पद्माक्षी योजना कर दिया है वर्तमान में। इसका प्रारंभ 2010-11 में हुआ। योजना है माध्यमिक शिक्षा संस्कृत शिक्षा विभाग में अध्ययनरत बालिका कक्षा 8वीं में पहले 40 मिलते थे, अब 25 किया है। 10वीं में पहले 75, अभी वर्तमान में 50, और कक्षा 12 में अब 75 कर दिए। यानी कि कक्षा 8, 10, 12 में 25, 50 और 75, 25, 50, 75। और इसका ये बेनिफिट है कि सभी प्रकार के स्कूलों, यानी निजी हो सरकारी हो, सब में दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसका नाम है पद्माक्षी योजना। तो इंदिरा प्रियदर्शनी योजना में ये करेक्शन जरूर करना, पद्माक्षी योजना, और इसका प्रारंभ 2010-11 में, और 8वीं में 25, 10वीं में 50, कक्षा 12 में 75। तो ये संशोधन हुआ है नहीं। और योजनाएं वगैरह हैं बहुत सारी हैं, तो योजनाओं में कुछ करेक्शन वगैरह हैं, उनको करेक्शन करके ही मैं योजनाओं को मतलब वीडियो में लाऊंगी और उनकी पोस्ट डालूंगी, वरना किसी का एक क्वेश्चन भी गलत हो जाता है मेरी वजह से, तो मैं कभी माफ़ ना कर पाऊँगी। इसलिए मैं उनमें करेक्शन करूँगी, कुछ कोई गलत नहीं हो जाए। कुछ भी चीज़ें अपडेट है तो उन्हें अपडेट करूँगी। अब है नई एनपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। फर्स्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई थी, इंदिरा गांधी की सरकार के समय। सेकंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई, राजीव गांधी की सरकार के टाइम। थर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई, नरेंद्र मोदी के टाइम शुरू हुई कर्नाटक से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कस्तूरी रंगन समिति के तहत बनी है, और ये पूर्व इसरो के अध्यक्ष थे। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है जो 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। के कस्तूरी रंगन समिति के तहत समिति का गठन हुआ जून 2017 में। कब हुआ गठन? जून 2017 में। मसौदा तैयार हुआ मई 2019 में। कैबिनेट में मंजूरी मिली 29 जुलाई 2020 को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो कुल जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने का कुल जीडीपी का 6% शिक्षा पर व्यय किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। नोट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज करके अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। उद्देश्य क्या क्या है न्यू शिक्षा पॉलिसी के? तो शिक्षा उपलब्ध कराना, ड्रॉप आउट्स बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ने का पुनः प्रयास करना, तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ना। और ये है 3 से 18 वर्ष तक की आयु जो निःशुल्क शिक्षा, युवाओं को नए अवसर देना, सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य 2030 तक है, और 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% क्या है सकल नामांकन अनुपात। उच्च शिक्षा में 50 है और सकल नामांकन अनुपात 100% लाने का जो लक्ष्य है 2030 तक है। वर्तमान में जो है सकल घरेलू नामांकन 26.3% है। स्कूली शिक्षा में जो पॉलिसी आई है 2020, तो स्कूली शिक्षा में इसमें क्या क्या सुधार हुए? तो 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम बना। 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित फॉर्मेट, यानी 5 है फाउंडेशन स्टेज कहते हैं इसको, 3 से 6 वर्ष। आंगनबाड़ी कक्षा का स्तर रहेगा 6 से 8 वर्ष। नर्सरी प्री प्राइमरी कक्षा 1 से 2। फिर 3, तो 3 में आ जाएगा प्राथमिक कक्षा
आयु 8 से 12 वर्ष। कक्षा का स्तर कक्षा 3 से 5। फॉर्मेट 3 फिर थी का है मध्यम स्तर यानी कि 11 से 14 वर्ष। कक्षा 6 से 8। फिर है 4 अंतिम स्तर है ये और इसमें 14 से 18 वर्ष। कक्षा 9 से 12। तो ये फॉर्मेट है 5+3+3+4। 5 फाउंडेशन स्टेज को कहते हैं और ये जो पहला 3 आएगा इसमें प्राथमिक शिक्षा आएगी 8 से 12 वर्ष। तो इस प्रकार से पूरा आंगनबाड़ी आ जाएगी इसमें 3 से 6, 6 से 8 में नर्सरी प्री प्राइमरी, 8 से 12 वर्ष कक्षा 3 से 5 और 11 से 14 वर्ष कक्षा 6 से 8, 14 से 18 कक्षा 9 से 12वीं। तो इस प्रकार से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और ये वर्तमान में है। इसका जो है वर्तमान में सकल अनुपात नामांकन अनुपात 26.3% है। सकल नामांकन अनुपात 26.3% है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस प्रकार से आप इसकी पूरी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर है नई शिक्षा नीति 2020 में छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की गई जिसका नाम क्या है? परख। पूछ सकते हैं कि नई शिक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय आकलन के लिए कौन से केंद्र की स्थापना हुई? तो परख की स्थापना हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उच्च शिक्षा में क्या सुधार हुए? तो उच्च शिक्षा में सुधार हुए बहुस्तरीय प्रवेश व निकासी के लिए। अगर 1 वर्ष की पढ़ाई मतलब उच्च शिक्षा में सुधार हुई कि पहले 3 वर्ष की पढ़ाई होने पर भी कुछ वो डिग्री वगैरह मार्कशीट देते थे, लेकिन अब अगर 1 वर्ष की पढ़ाई होगी तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्ष की पढ़ाई होगी तो डिप्लोमा मिलेगा और 3 वर्ष की पढ़ाई होने पर डिग्री दी जाएगी और 4 वर्ष की पढ़ाई होने पर शोध के साथ डिग्री दी जाएगी। तो ये इसमें क्या हुआ? नवाचार हुआ है, सुधार हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर है कि एमफिल की अनिवार्यता समाप्त हुई है। जो एमएड वगैरह करते हैं ना, एमए पीएचडी वगैरह में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अलग अलग संस्थानों में छात्र के प्रदर्शन के आधार पर प्रमाण पत्र जारी। अन्य क्या क्या सुधार हुए? कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा, कक्षा 6 में व्यावसायिक शिक्षा का समावेश, कक्षा 9 में विदेशी भाषा सीखने का विकल्प रहेगा। ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसकी फुल फॉर्म याद कर लो, इम्पोर्टेंट है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। कक्षा 3 से शिक्षा प्रारंभ है। भारत उच्च शिक्षा आयोग को उच्च शिक्षा क्षेत्र में एकल निकाय के रूप में स्थापित करना। मेडिकल व कानूनी शिक्षा के अलावा, इसके अलावा मेडिकल व कानूनी शिक्षा के अलावा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कक्षा 10वीं व 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव कर वर्ष में 2 बार सेमेस्टर प्रणाली लागू होगी। मिड डे मील में नाश्ता देने की कवायद यानी कि शुरू होगी। शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 से कम होगा यानी कि 1:25 के समथिंग होगा। गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति दिलाई जाएगी। शिक्षक भर्ती हेतु 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री अनिवार्य होगी। अभी तक लागू नहीं हुआ है पर अब हो रही है, वर्तमान में देख रहे हो सभी चल रही है। 4 वर्ष की बीए प्लस बीएड हो रही है। तो आज के व्लॉग में इतना ही। आज एनपी 2020 कंप्लीट हो गई है और अगले व्लॉग में आपको आरटी 2009 या आरटी 2011 के